Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As we have started the chapter of reptiles, today we'll discuss about their evolutionary perspective and cladistic approaches and the phyletic lineage they have. Well, the first members of class Reptilia, or the earliest members of class Reptilia, were the first vertebrates to possess amniotic eggs. इसके करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स में हमने डिस्कस किया था कि दे आर एमनियोट्स। एमनियोट्स का मतलब जो है वो मैंने आपको बताया था कि दे पोजेस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इनसाइड देयर एग्स टू प्रोटेक्ट एंड टू नरिश द एम्ब्रियोज. Amniotic eggs have extra embryonic membranes that protect the embryo from desiccation, cushion the embryo, promote the egg transfer, gas transfer, and store waste materials. जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो जो कि एक एग केस के अंदर या एग शेल के अंदर एनक्लोज्ड है, उसके बाहर एक एम्ब्रियो जो है वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके बाहर आपको डिफरेंट किस्म के एनवेलप्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. दीज आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एम्ब्रियो को जो बिल्कुल टच करती है मेम्ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड एमनियन. उसके बाहर वाली जो सारी लेयर पूरे एरिया को कवर करती है, दैट इज़ कॉल्ड कोरियन. फिर एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम एलेंट्रॉइज कहते हैं, ये भी एक पाउच कॉन्स्टिट्यूट करती है. एलेंट्रॉइज का फंक्शन जो है वो गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन के साथ है. नेक्स्ट इज़ द योक सैक और योक स्टॉक. ये योक सैक जो है बेसिकली ये योक को एनक्लोज करती है, जो कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. तो ये बेसिकली एम्ब्रियो के बाहर मुख्तलिफ़ किस्म के एनवेलप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पाउचेज़ हैं जो कि इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं. इस वजह से हम इनको रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को और मैमल्स को एमनियोट्स का नाम देते हैं. So amniotic eggs have extra embryonic membranes that protect the embryo from desiccation. डेसिकेशन से मुराद क्या है कि ये बेसिकली फ्लूइड फिल्ड सारा मीडियम है. एम्ब्रियो के बाहर सारा जो कुशन है वो फ्लूइड फिल्ड है और वो डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है इसको. इट प्रोमोट्स गैस ट्रांसफ़र, यानी जो एलेंट्रॉइज बेसिक मेम्ब्रेन है वो गैसेस के ट्रांसपोर्ट को भी असिस्ट करती है. एंड स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, यही एलेंट्रॉइज जो है इसके अंदर वेस्ट जो मटेरियल है वो भी टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है और उसको बाद में एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है. द एमनियोटिक एग्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो हैव हार्ड एंड लेदरी शेल दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो, albumin that cushions and provides the moisture and nutrients for the embryo, and yolk that supplies food to the embryo. ना सिर्फ उस एम्ब्रियो के पास ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एनवेलप्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स हैं, बल्कि उसके अलावा उसके बाहर एक हार्ड और लेदरी शेल है. इसके अलावा उसके अंदर एल्बुमिन है, यानी वो सारा फ्लूइड है, वो भी उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है और मॉइस्चर दे रहा है. प्लस उसके पास योक का भी उसके पास एक स्टोर मौजूद है जो कि उसको डेवलपमेंट के जितना भी अरसा है उसके दौरान असिस्ट करेगा, नरिश करेगा. All of these features are adaptations for development on land. Basically terrestrial animals में सब या terrestrial vertebrates के अंदर हम सबसे पहला ग्रुप, सबसे पहली क्लास इन्हीं reptiles को पढ़ रहे हैं जो कि truly terrestrial vertebrates हैं. इस हवाले से इनके अंदर amniotic egg की development जो है वो एक अच्छी achievement थी. The amniotic egg is not however the only kind of land egg. यानी इसमें सिर्फ ये अकेले नहीं हैं रेप्टाइल्स जिनके पास ये टेरेस्ट्रियल नेचर का या इनके पास ये एमनियोटिक काइंड का एग है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनमें इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी हैं. लेकिन ये कैटेगरी जिसको हम एमनियोट कहते हैं बेसिकली ये और किसी के पास नहीं है सिवाय रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के और मैमल्स के. It is one of the many reptilian adaptations that have allowed the members of this class to flourish on land. Living representatives of this class Reptilia include turtles, lizards, snakes, worm lizards, crocodiles and the tortoises. ये हमने क्लासिफिकेशन में इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स पढ़ी थी कि बेसिकली ये जो क्लास है रेप्टाइल्स की ये 4 ऑर्डर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करती है. उन 4 ऑर्डर्स में हमने सबसे पहले टेस्टुडाइन्स या किलोनिया देखा था जिसमें हम टर्टल्स को इंक्लूड करते हैं. सेकेंड वाज रिंकोसेफेलिया जिसमें हमने टॉटरास पढ़ी थी जिसको हम स्फीनोडॉन पंक्टेटस कहते हैं. थर्ड वन वाज ऑर्डर स्क्वामेटा जिसमें लिजर्ड्स, स्नेक्स और वॉर्म लिजर्ड्स आती हैं. और फोर्थ जो है क्रोकोडाइल्स का ऑर्डर है जिसमें क्रोकोडाइल्स, गेवियल्स, काइमैन्स और एलिगेटर्स वगैरह इंक्लूडेड थे. अगर हम थोड़ा सा इसकी क्लैडोग्राम जो है इसके एवोल्यूशनरी लीनिएज के हवाले से क्लैडोग्राम को थोड़ा सा फॉलो करें तो हमें सबसे पहले तो इसकी बेस के ऊपर हमें एक सर्कल देखने को मिल रहा है. सर्कल का मतलब ये है
कोई एक पॉइंटेड एंड नहीं है, कोई स्पेसिफाइड इनके एंसेस्टर्स नहीं है जहाँ से इस रेप्टाइल क्लास का आगाज़ हुआ हो, बल्कि अभी तक कोई डेफिनेट एंसेस्टर डिस्कवर ही नहीं हुआ। इस वजह से हमें ये सर्कल से एक शेप से वाज़े किया गया है कि बेसिकली कोई ट्रू एंसेस्टर अभी तक डिस्कवरी उसकी नहीं हो सकी है। उसके बाद इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड होता हुआ दिखाया गया है। इसके बैक पे क्या है, यानी इसके एंसेस्टर्स कौन थे, और उसके बाद इससे आगे प्रोसीडिंग डिफरेंट ग्रुप्स जो एनिमल्स के हैं वो कौन से थे। सबसे पहले हम देखते हैं इनको, हम आने वाले पैराग्राफ में यही देखेंगे कि इनको 3 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एनएप्सिडा, दूसरी कैटेगरी है जिसको हम डायप्सिडा कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी है जिसको हम साइनएप्सिडा कहते हैं। तो इसमें बेसिकली जो लिविंग रेप्टाइल्स हैं वो इस दरमियान वाले ग्रुप में यानी डायप्सिडा के अंदर फॉल करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे इसी क्लैडोग्राम में कि बेसिकली ये जो हमारे पास एनएप्सिडा थे, इसमें रेप्टाइल्स का सिर्फ एक ही ग्रुप फॉल करता है जिसको हम टेस्टोडाइन्स कहते हैं या जिसको हम टर्टल्स का ग्रुप कहते हैं। एनएप्सिडा का मतलब क्या है बेसिकली, तो पहले इस चीज़ को समझ लिया जाए कि एनएप्सिडा, डायप्सिडा या साइनएप्सिडा बेसिकली ग्रुप्स हैं कौन से। तो उसमें अगर देखा जाए इनकी स्कल को, तीनों ग्रुप्स में स्कल जो है वो थोड़ा सा वेरी करती है एनाटॉमी के हवाले से। अगर इसकी स्कल में इसकी पोस्टीरियर लेटरल साइड के ऊपर देखें तो आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल फेनेस्ट्रा। इस टेम्पोरल फेनेस्ट्रा की वजह से जो है वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स जो है उनमें डिवाइड कर दिया गया है एनिमल्स को। सबसे पहला ग्रुप जिसको हमने एनएप्सिडा कहा है, एनएप्सिडा जिस लफ्ज़ के साथ ए का इजाफा हो उसका मतलब क्या है, विदाउट एनी ओपनिंग। तो इसमें यह है कि बेसिकली ये वो ग्रुप है जिसमें टर्टल्स या टॉर्टोइजेस आते हैं और इनमें टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल ओपनिंग जो है वो हमारे पास एब्सेंट है। तो इस ग्रुप को हम एनएप्सिडा का नाम देते हैं क्योंकि इसकी टेम्पोरल ओपनिंग पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द स्कल उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए हम इनको एनएप्सिडा कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डायप्सिडा। डाया का मतलब बेसिकली 2 होता है, तो वो एनिमल्स जिनकी स्कल के अंदर आई ऑर्बिट के पीछे पोस्टीरियर लेटरल साइड के ऊपर 2 फेनेस्ट्रा हैं, 2 ओपनिंग्स हैं या 2 आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, उनको आप डायप्सिडा कहते हैं। इनमें बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, लेजर्ड्स हैं, जिसमें आते हैं लेजर्ड्स हैं या फिर क्रोकोडाइल्स हैं या फिर स्नेक्स हैं, ये सारी कैटेगरीज इसके अंदर फॉल करती हैं। और तीसरी कैटेगरी हमने देखी है जिसमें इसकी स्कल में सिंगल ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं साइनएप्सिडा। तो बेसिकली हम आगे देखेंगे अगले पैराग्राफ में कि ये तीनों जो कैटेगरीज़ हैं ये किस तरह से फाइनेटिक लीनेज में एक दूसरे से सेपरेट हो गई, या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इन्होंने आगे जाकर किस तरह से फ्लरिश किया और किस तरह से आगे अपने अंदर से मुख्तलिफ ग्रुप्स को जनरेट किया। अब ये क्लैडोग्राम यही डिपेक्ट करती है कि बेसिकली रेप्टाइल्स जो हैं वो आगे जाकर 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप कर गए थे। एक थे एनएप्सिडा जिसमें हम सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर को इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज़ टेस्टोडाइन्स और किलोनिया जिसको हम कहते हैं, ये जिसमें टर्टल्स और टॉर्टोइजेस को इंक्लूड किया गया है। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ डायप्सिडा, यानी जिनकी स्कल में 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स हैं, 2 टेम्पोरल फेनेस्ट्रा हैं, उनको आगे फिर डायप्सिडा को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप को हम नाम देते हैं आर्कोसोरिया का और एक को हम नाम देते हैं लेपिडोसोरिया का। जो आर्कोसोरिया ग्रुप था इसमें इससे बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट हुई, बहुत ज़्यादा एनिमल्स जनरेट हुए, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें एक्सटिंक्शन भी हो गई और बहुत सारे ग्रुप इसमें एक्सटिंक्ट हो गए, सिवाय इसके कि आर्कोसोरिया में से क्रोकोडाइल्स का सिर्फ एक जो ग्रुप रेप्टाइल्स के हवाले से मौजूद है। और फिर आगे जाकर मुख्तलिफ एनिमल्स से गुजरते गुजरते हमारे पास एवीज़ यानी बर्ड्स की डेवलपमेंट इस जो है जनरेशन इसमें से आर्कोसोरिया में से हुई थी। तो बेसिकली आर्कोसोरिया को अगर देखा जाए तो इसके अंदर से हमने सबसे जो बड़ा ग्रुप, जो एंशिएंट ग्रुप जो आजकल एक्सटिंक्ट हो चुका है, दैट आर कॉल्ड डायनासोर्स, तो वो बेसिकली इस आर्कोसोरिया के अंदर पाए जाते थे। इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स के साथ जो है एक्सटिंक्शन का साइन मौजूद है, यानी टीरोसोरिया, ओमिथिसिया और सॉरिसिया, ये सारे ग्रुप्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आजकल जो सर्वाइविंग रेप्टाइल्स हैं दैट आर क्रोकोडाइल्स, और फिर इन्हीं जो एक्सटिंक्ट ग्रुप्स थे बेसिकली इनके अंदर से आगे जाकर एवीज़ यानी बर्ड्स का जनरेशन हुआ, उनका एवोल्यूशन हुआ। ये थी आर्कोसोरिया, जबकि दूसरी है लेपिडोसोरिया। लेपिडोसोरिया में भी फ्लरिशमेंट हुई थी और इसकी डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ ग्रुप एक्सटिंक्ट हो गए और कुछ ग्रुप जो है वो सर्वाइव मौजूद हैं। जो इक्थायोसोरिया और प्लीजियोसोरिया हैं दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जबकि रिंकोसेफेलिया जिसमें हम टॉर्टोइस को स्टडी करते हैं, स्क्वामेटा जिसमें हम लेजर्ड्स को और स्नेक्स को इंक्लूड करते हैं, ये एग्जिस्टिंग हमारे पास रेप्टाइल्स मौजूद हैं। अब रेप्टाइल्स बेसिकली इस सारी कैटेगरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें एनएप्सिडा में टेस्टोडाइन्स आ जाते हैं, डायप्सिडा की आर्कोसोरिया कैटेगरी जो है उसमें क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, जबकि बाकी जो बचे हैं हमारे पास रिंकोसेफेलिया और साइनएप्सिडा यानी लिजर्ड्स और स्नेक्स, वो सारे लेपिडोसोरिया के अंदर हैं। आगे जाकर
इन्हीं में से एक और कैटेगरी जनरेट हुई जिसको हम कहते हैं साइनैप्सीडा। साइनैप्सीडा बेसिकली जो है वो मैमल्स को जनरेट करती है, ये वाली कैटेगरी, और इसमें आगे जाकर मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ था। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स बेसिकली कॉमन एंसेस्टर्स हैं। आगे जाकर रेप्टाइल्स जो है वो 2 ब्रांचेस में उन्होंने एनिमल्स को जनरेट किया, एवोल्यूशन हुआ। एक ब्रांच में एवीज़ का यानी बर्ड्स का, और दूसरी ब्रांच में मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ था। ब्रीफली अगर इसको हम रिवाइज कर लें स्कल के स्ट्रक्चर को, स्कल स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली द मॉडिफिकेशन इन जॉ मसल अटैचमेंट इज़ वन ऑफ द वेज दीज लीनिएजेस आर डिस्टिंग्विश्ड। सबसे पहला जो है हमने डिस्कस किया दैट वाज कॉल्ड एनैप्सीडा। रेप्टाइल्स इन द सब क्लास एनैप्सीडा दे लैक द ओपनिंग और फेनेस्ट्रा इन द टेम्पोरल और पोस्टीरियर लेटरल रीजन ऑफ द स्कल, यानी इनमें पोस्टीरियर लेटरल रीजन जो है स्कल का उसमें कोई भी ओपनिंग, कोई भी फेनेस्ट्रा नहीं होता, इसलिए हम इनको एनैप्सीडा कहते हैं। द टर्टल्स रिप्रेजेंट दिस लीनिएज टुडे। Recent evidence suggests that the anapsid lineage probably does not have the close evolutionary ties to other reptiles। यानी ये ग्रुप तकरीबन आप कह सकते हैं अकेला रह गया, और उसके बाद जो लीनिएज जो है वो दूसरे साइनैप्सीडा या डायप्सीडा के अंदर इंक्लूडेड है। Changes have occurred in their long evolutionary history, but the fundamental form of their skull and shell is recognizable in 200 million years old fossils। यानी अगर आप देखें तो ये जो ग्रुप है केलोनिया का या एनैप्सीडा का, ये इतने सदियां गुजरने के बाद भी, 200 मिलियन ईयर्स गुजरने के बाद भी उनके अंदर तकरीबन वही फॉर्मेशंस हैं जो कि टॉर्टॉइजेस या टर्टल्स के अंदर ही डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं। अदरवाइज़ दूसरे एनिमल्स के अंदर ये इतनी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हमें नहीं मिलती हैं जितने फीचर्स इनके अंदर मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि ये प्रिजर्व्ड फीचर्स रहे जो कि सिर्फ इसी एनैप्सीडा कैटेगरी या इसी सब क्लास तक महदूद हो गए थे। Evidence of the anapsid lineage has been found in 245 million years old rocks from the South Africa। यानी इसका एविडेंस बेसिकली जो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड है एनैप्सीडा स्कल का, तकरीबन 245 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स जो है वो हमें साउथ अफ्रीका की जो मुख्तलिफ रॉक्स हैं उनके अंदर से डिस्कवर हो चुके हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है डायप्सीडा की। डायप्सीडा मतलब क्या है कि इसके स्कल के अंदर पोस्टीरियर लेटरल रीजन में 2 इसके अंदर फेनेस्ट्रा या 2 ओपनिंग्स या 2 होल्स होते हैं। Second group of reptiles are called Diapsida. They have upper and lower opening in the temporal region of the skull. Some prefer to divide this group into 2 subclasses। कुछ साइंटिस्ट जो हैं इनको आगे जाकर मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने क्लैडोग्राम में भी देखा कि डायप्सीडा की एक कैटेगरी जो है वो आर्को सॉरिया और दूसरी कैटेगरी जो है वो लेपिडोसॉरिया के नाम से हमने देखी है। तो one subclass is Lepidosauria. It includes modern snakes, lizards and tortoises. And second subclass is called Orcosauria. They underwent extensive evolutionary radiation in the Mesozoic era and includes the dinosaurs. Most archosaurs are now extinct. Living archosaurs include the crocodiles and the dinosaurs closest living relatives, the birds। यानी बेसिकली डायप्सीडा के अंदर जो 2 कैटेगरीज थी, एक थी आर्कोसौरिया